बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, सिर्फ 11 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव प्रारंभ होने में। वक्त बेहद कम बचा है। 11 महीनों के भीतर यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में और यहां की जनता ने अपने लिए आगे 5 साल क्या तय किया है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन 2022 के चुनाव के लिए कितना तैयार है। कहने को तो ये 2022 का चुनाव है, लेकिन ये 2021 लास्ट से प्रारंभ हो जाएगा। अब से ठीक 11 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रारंभ हो चुके होंगे और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में एक भीषण राजनीतिक मुकाबला होगा। मैं कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी की राह आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश हमेशा चमत्कारिक राजनीतिक परिणाम देने वाला राज्य है। जब मान लिया जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसका नेता, उसकी राजनीति खत्म हो चुकी है, अचानक से वो बूम धरती फाड़ कर निकलता है। कई ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ बेहद राजनीतिक तौर पर चमत्कृत प्रदेश है ये। इसका नाम उत्तर प्रदेश है। यहां की राजनीति बिल्कुल अलग है, यहां के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। और 2007 से उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको दिया छप्पर फाड़ कर दिया, जिसको दिया उससे उसकी क्षमता से ज्यादा दिया, और जब छीना तो किसी लायक भी नहीं छोड़ा। यह करिश्मा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग ही कर सकते हैं। आप 2007 देखें, जब यह माना जा रहा था कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति से अप्रासंगिक यानी इरेलीवेंट होती जा रही हैं, अचानक मायावती का प्रादुर्भाव हुआ और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सत्ता में वापसी की। उसको सोशल इंजीनियरिंग का दुनिया भर में चमत्कार माना गया। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे आर्टिकल्स लिखे थे। किसके सम्मान में? मायावती के सम्मान में। दुनिया भर के राजनीतिक पंडितों ने उसे सोशल इंजीनियरिंग का महाचमत्कार के तौर पर पेश किया था। लेकिन 5 साल के बाद स्थितियां क्या हुई कि मायावती को बहुत ही करारी शिकस्त का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। तब मायावती और उनके लोग कहते थे कि बहन जी तो कभी सत्ता से हटेंगी ही नहीं, और अधिकारियों ने उनको इस तरह का भ्रमजाल फैलाया था कि सरकार कुछ भी हो, चुनाव कैसा भी हो, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगी। फिर आ जाइए 2012, जब लोग ये मान रहे थे कि मायावती को हराना बहुत ही मुश्किल है। मायावती बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी बेहद ताकतवर तरीके से सामने आई। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को जनता ने हाथों हाथ लिया। पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से लेके 2012 में जो उसको परिणाम मिला, जो बहुमत मिला, वो अपने जन्म काल का सर्वाधिक रहा है, अब तक का रिकॉर्ड बना। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 5 साल बाद फिर स्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी को इतना दे दिया जनता ने जितना उसको राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह भी नहीं दिला पाए थे। कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में चमत्कारिक नेता माना गया था। अपने समय के बेहद ताकतवर नेता हुआ करते थे कल्याण सिंह। मुझे याद है कि जब बाबरी डिमोलेशन के बाद वो रैलियां करने जाते थे तो तमाम लोग, तमाम महिलाएं और पुरुष उसमें ऐसे थे जो मिट्टी को अपने सर पे लगाते थे कि यहां से कल्याण सिंह गुजरे हैं। यह कल्याण सिंह की राजनीतिक स्थिति थी, पॉलिटिकल पोजीशनिंग थी। शायद इसी पॉलिटिकल पोजीशनिंग के चलते कल्याण सिंह ने तब के भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हमेशा प्रधानमंत्रियों को चुनौती दी है। बेहद शक्तिशाली राज्य है ये। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर माना जाता है राजनीतिक ताकत में। इसलिए मुख्यमंत्री की गद्दी बैठते यहां घूमने लगती है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकल, बहुत ही ताकतवर पद होता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का, और उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाले मुखिया का। पूरे देश में बड़ी एक पॉलिटिकल मजबूत पोजीशनिंग होती है। अब 5 साल बीत गए हैं। अभी क्या चल रहा है आजकल? क्या बीजेपी लौटेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा?
1985 के बाद उत्तर प्रदेश में किसी की बैक टू बैक सरकार नहीं आई। मंडल कमंडल, जातीय आंदोलन, तमाम तरीके के सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर्स सब कुछ लगाने के बाद भी यह एक ऐतिहासिक राजनीतिक सच है उत्तर प्रदेश का। 1985 के बाद, कांग्रेस के बाद कोई दोबारा यहां पर बैक टू बैक गवर्नमेंट रिपीट नहीं कर पाया। इस बार क्या वो भ्रम टूटेगा? क्या इस बार वो किंवदंती टूटेगी? क्या इस बार इस प्रकार के राजनीतिक ऐतिहासिक तथ्य बदलेंगे? और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ताकतवर है या भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व अभी कायम है? जो वायदे किए थे बीजेपी ने, क्या वो पूरे किए हैं? और किस पॉलिटिकल पार्टी में कितना दम है, इसका आकलन अब होने का वक्त आ गया है। जनता तय करेगी कि जो वायदे उससे किए गए थे कितने पूरे हुए, और जिनको विपक्ष में ड्यूटी दी गई थी कि सरकार पर नजर रखो, उन्होंने अपने दायित्वों का कितना निर्वहन किया, जनता उनसे भी पूछेगी। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है। बहुत बारी लोग उत्तर प्रदेश की जनता को हल्के में लेते हैं और ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता कोई राजनीतिक समझ पर कुछ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले नेता आवाज उठाते, जनाधार विहीन नेता अक्सर ये बातें कहते आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा कथन और मेरा मत कुछ अलग है। मैं मानता हूं कि पूरे देश का अगर सबसे ज्यादा कोई जागरूक मतदाता है, उत्तर प्रदेश का है। पूरे देश में किसी को राजनीति की सबसे ज्यादा समझ वाली जनता है, उत्तर प्रदेश की है। अपने मसलों को लेकर डटकर खड़े होने वाली अगर कोई जनता है, उत्तर प्रदेश की है। और बड़े बड़े राजनीतिक अहंकारों को चकनाचूर करके मिट्टी में मिला देने वाली जनता अगर कोई है, उत्तर प्रदेश की है। और बड़े बड़े विपक्ष के सूरमाओं को धराशायी कर देने वाली समझ अगर किसी की है, उत्तर प्रदेश की है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश तय करता है और उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हर रास्ता दिल्ली की ओर ही जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकले हुए सूरमा दिल्ली पर हुकूमत करते हैं। उत्तर प्रदेश कोई सामान्य राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा राजनीतिक राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश देश को कंट्रोल करने वाला, देश की राजनीति को संचालित करने वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश का मतदाता देश चलाता है। यह गौरव अगर किसी को हासिल है पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता को हासिल है। उत्तर प्रदेश के एक एक मतदाता को यह गौरव हासिल है कि देश की पॉलिटिक्स का कंट्रोल उसके हाथ में है। यह गौरव की अनुभूति अगर कोई कराता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग और जनता कराती है। तो अभी क्या होने जा रहा है? 11 महीने के बाद चुनाव है। बंद कमरों में और सर्वे करके पॉलिटिकल पंडित जो ये मानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज समझते हैं, तो दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता कुछ और सोच रही होती है। जब आप अपने कंप्यूटर पर और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ और सोच रहे होते हैं, तब जनता कुछ और सोच रही होती है। उसका इल्हाम आपको तब होता है जब परिणाम आते हैं। और कई बार ये बहुत घातक होते हैं, कई बार ये बड़े अवसाद में भेज देते हैं। मैंने बड़े बड़े नेताओं को डिप्रेशन में जाते देखा है चुनाव परिणाम आने के बाद। इसलिए हवा किसकी चल रही है और जनता किसकी हवा चलाएगी, ये बिल्कुल दो डिफरेंट बातें हैं। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, विवेक साइलेस समाजवादी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा कि आप सबका मैंने ज़्यादा समय लिया, क्योंकि मैं अपने राज्य को बहुत प्रेम करता हूँ और मैं अपनी जनता से भी बहुत प्रेम करता हूँ और मैं हमेशा अपनी जनता को आगे रखता हूँ और मुझे इनसे बड़ा लगाव है। भाई अमित पुरी जी, मैं आपसे समझना चाहता